02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर कल बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन आज बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड 47,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस वक्त करीब करीब 250 रुपये की मजबूती है गोल्ड में। चांदी में 1000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आ गई है। तो पहला सवाल प्रथमेश माल्या जी आपसे गोल्ड के ऊपर होगा, क्या शाम के कारोबार में गोल्ड की तेज़ी और बढ़ सकती है और 47,200 के आसपास क्या गोल्ड खरीदना चाहिए? आई थिंक आज शाम के ट्रेड की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सेल रहेगा और 47,270 अगर शाम के सेशन में मिलता है तो वहाँ पे सेल करना चाहिए। 47,530 का स्टॉप लगाना चाहिए और नीचे में करीब 46,850। मेरे ख्याल से वीकनेस अभी भी इस काउंटर में जारी रह सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। अजय जी आप क्या मानते हैं, क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड में जितनी गिरावट आनी थी फेड के बयान के बाद मार्केट उतनी गिरावट दिखा चुका है और आज की जो अब रिकवरी लौटी है, भले ही अभी कम है, करीब 250 रुपये के आसपास की रिकवरी है, लेकिन क्या ये रिकवरी अभी और बढ़ने वाली है यहाँ से? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो 2 दिन पहले ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि $1900 के ऊपर गोल्ड नहीं निकल रहा था, $28 के ऊपर चांदी नहीं निकल रही थी। कल जैसी फेड के अपडेट आए, हमने तुरंत रूप से देखा मार्केट में काफ़ी बड़ा 2021 का सबसे बड़ा फॉल हमने गोल्ड और सिल्वर में बनते हुए देखा है। आज जो है वो आफ्टर शॉक है। हम जनरली देखते हैं जब भी इतना बड़ा फॉल आता है तो एक कहीं ना कहीं जंप आता है। आज कोई डेटा पॉइंट नहीं है, डॉलर इंडेक्स ने भी काफ़ी बड़ा हाई दिखा चुका है, तो आई थिंक आज मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन रहेगा। बट मंगलवार तक वापस हम प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक देखेंगे। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल आ चुके हैं बाइंग के लिए, बट आज इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है कि 68,200 के ऊपर प्राइजेस अच्छा है, बाइंग करके चलिए। अपसाइड में 69,200 तक का भी जंप मिल जाएगा। अच्छा, चांदी में प्रथमेश जी जिस रफ्तार से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, उसी रफ्तार से मार्केट में तेजी भी लौटती हुई दिख रही है। अभी पता नहीं आप इवनिंग ट्रेड में कितनी तेजी आएगी, लेकिन अभी करीब करीब 1000 रुपये तक चांदी के दाम बढ़ गए हैं। तो क्या चांदी में भी अभी खरीदना ठीक है या मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है, ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है? आई थिंक वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और एंड ऑफ द ट्रेड वीक है, तो मैं सिल्वर को एज ए कमोडिटी आज ट्रेड करने के लिए अवॉइड करूँगा। गोल्ड येस ट्रेड करने की सलाह रहेगी, सिल्वर अवॉइड करूँगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गोल्ड में ट्रेड लें, सिल्वर को अवॉइड करें। अजय जी आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि चांदी से दूरी अभी बनाकर रखें आज के लिए, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर भी कुछ पैसे बन सकते हैं? मुझे लगता है कि कल का जो फॉल आया था उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक बाउंस दिखा रहा है, जहाँ पे गोल्ड हम देख रहे हैं 1800-1810 के बीच में एक बार बाउंस बैक कर सकता है। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो इंटरनेशनल में भी चांदी ने काफ़ी अच्छे कल लेवल $26 के करीब का ऑलमोस्ट जो हम सपोर्ट देख रहे थे उतना दिखा दिया। तो आई थिंक एक बाउंस मिल सकता है। 69,000 प्लस के टारगेट के लेके चलना चाहिए। वॉलिटिलिटी बिल्कुल बनी हुई रहेगी, बट आई थिंक मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो कंटिन्यू रहेगी आज। ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो कंटिन्यू रह सकती है। तो दो अलग अलग राय हैं चांदी पर, आप तय कर लें कि ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। और अगर आपको भी थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न हो तो आप दूर रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, गोल्ड पर दोनों एक्सपर्ट के बीच सहमति है ट्रेडिंग की, तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा कन्विक्शन दिख रहा है ट्रेड का। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राधा गुप्ता का, हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूछिए राधा जी। हेलो सर, मेरे पास फिजिकल में गोल्ड रखा हुआ है। हेलो हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, पूछें जी। फिजिकल में मेरे पास गोल्ड रखा हुआ है, तो सर मुझे मतलब मैं उसको 1 साल तक होल्ड कर सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मुझे उसको होल्ड करना चाहिए या जैसे अभी गिरावट आ रही है उसमें मुझे बेच देना चाहिए। तो एक सही क्या होगा मेरे लिए सर? आपने खरीदा कब है गोल्ड? अभी खरीदा है या पहले का गोल्ड है आपके पास? किस भाव पर लिया था आपने? 51,000 सर। 51,000। हाँ ठीक है, बहुत बहुत सही वक्त में आपने सही सवाल पूछा है।
और लाजमी है क्या होती है मार्केट में ये जो लोग पैसा लगाते हैं, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, जब मार्केट गिरने लगता है तो लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है और बहुत सारे लोग इस गिरावट में निकल जाते हैं। लेकिन जो पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहते हैं, लॉन्ग टर्म में उनका पैसा बनता है, ये आमतौर पर देखा गया है। तो प्रथमेश जी, आप बताएं कि 51,000 के भाव पर इन्होंने गोल्ड खरीदा है और दाम 47,000 के आसपास आ गए। घबराहट होना लाजिमी है, क्या निकल जाएं, बहुत गुंजाइश नहीं है आगे, या धैर्य के साथ बने रहें? ये 1 साल तक रुक सकती हैं, तो क्या इनको रुकना चाहिए क्या अभी? ये अगर इनका होल्डिंग पीरियड लंबा है तो मेरे ख्याल से गोल्ड को एक्यूमुलेट 51,000 जो है उन्होंने ऊपर वाले भाव में एक्यूमुलेट किया है। फिजिकल में अगर बाइंग करना है, काफ़ी अच्छी गिरावट आ गई है, ऑलमोस्ट ऊपर के भाव से 4,000 रुपये नीचे मिल रहा है गोल्ड, तो यहाँ पर भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से ओवरऑल जब तक आपको 44,000 तक मिलता है गोल्ड, वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। गोल्ड में मोमेंटम जो है, पॉसिबिलिटी जो है नेक्स्ट 1 ईयर में अपसाइड की तरफ रह सकता है। यस, नियर टर्म करेक्शंस को अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज इवेंट्स और अकॉर्डिंगली रिएक्शंस होते हैं एसेट क्लासेस के ऊपर। सो यस, एक्यूमुलेट करना चाहिए और 1 साल के टाइम फ्रेम, अगर ज़्यादा भी टाइम फ्रेम है तो इनको पॉसिबिलिटी जो है इनका भाव सकता है। ठीक है, तो आप होल्ड कर सकती हैं, घबराइए मत गोल्ड में लॉन्ग टर्म में। और मैंने और भी कई सारे एक्सपर्ट से बात की है, सबका मानना है कि लंबे समय में गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। ये शॉर्ट टर्म की घटना है गोल्ड के लिए, क्योंकि फेड ने इस तरह के बयान फेड की तरफ से आ गए तो उसका इम्पैक्ट हमने गोल्ड पर देख लिया। ठीक है, अगला सवाल है तुलाराम का, बीकानेर से हैं हमारे साथ, पूछिए। हेलो, जी जी पूछें तुलाराम जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर पूछिए सर प्लीज। सर मेरे पास है ना, कॉपर है 698 रुपए का, और सिल्वर है 68,500 की, और एक कपास बेची हुई है 1,328 रुपए की। क्या करना चाहिए सर? सिल्वर, कॉपर और कपास, बताइए अजय जी। देखिए, अगर हम जैसे मैंने सुना इनका चांदी का ट्रेड था और कपास का था, तो चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि ओवरऑल चांदी में ट्रेंड देखिए आगे भी पॉजिटिव है। नो डाउट हमने जो एक डिसअपॉइंटमेंट देखा है या हॉकी स्टेटमेंट जो फेड का देखा है, वो लाजमी था कि एक प्राइजेस में ड्रॉप आए, बट आई डोंट थिंक कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में कोई चेंजेस आया। पहले भी हमने देखा है प्राइजेस में इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी रहती है, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर चांदी लेनी है या है इनके पास ऑलरेडी तो बने रहे। दूसरा चीज़ है कपास। कपास के अंदर हमने देखा कि इस बार भाव ज़्यादा होने के बावजूद भी कुछ एरियाज में, जैसे पंजाब से अपडेट आए हैं कि वहाँ पे एरिया जो सोइंग की है उसमें ड्रॉप है, कहीं ना कहीं माइन्यूट है बट ड्रॉप है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कपास के अंदर भी जो आउटलुक रहेगा आने वाले टाइम में वो थोड़ा पॉजिटिव है, जिस ढंग से अनलॉकडाउन हो रहा है, डिमांड भी ओपन अप हो रही है। तो आई थिंक कपास में भी बने रहना चाहिए। अगर एमसेक्स कपास की बात करें, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, बट कहीं ना कहीं वापस 1340 1350 का लेवल जल्द दिखा सकता है। कॉपर पर भी इनका एक सवाल था अजय जी, 614 के आसपास इनकी बाइंग है, तो कॉपर पर क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, कॉपर के अंदर भी हमने देखा कि रैली काफ़ी अच्छी थी, हमने 800 का लेवल भी छूते हुए देखा, बट चाइना ने जिस ढंग से हायर कमोडिटी प्राइजेस का एक कंसर्न जताया था, उसके बाद हमने एक प्राइजेस के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल लिया। एज ऑफ नाउ भी हमें लगता है कि ये आफ्टर इफेक्ट रह सकता है प्राइजेस के अंदर, बट आज कहीं ना कहीं बिना डेटा के हम कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि एज ऑफ नाउ टेक्निकली 680-85 का सपोर्ट है। अगर अगले हफ्ते 680-85 का लेवल होल्ड हो जाता है तो आई थिंक वापस एक पुल बैक मिल जाए, क्योंकि इकोनॉमी को पटरी पे लाना है तो कंजम्पशन ऑफ बेस मेटल विल गो ऑन। तो आई थिंक टेम्पररी अभी भी गिरावट रहेगी मार्केट में, जो 680-85 का लेवल दिखा दे, बट पूरे बेस मेटल के अंदर मुझे लगता है कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी रहेगी जो सबसे पहले रिकवरी दिखाएगी। तो 2 दिन के लिए वेट कर लीजिए, 680-85 तक का लेवल दिखाता है, वहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है। प्रकाश हैं, अगला सवाल है प्रकाश का, पूछिए प्रकाश जी। मुझे गोल्ड पर सवाल है। हेलो, गोल्ड पर सवाल है, करंट पोजीशन में गोल्ड पर क्या करना चाहिए? हाँ, इस भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में पूछते भी हैं, क्योंकि मार्केट ने इतना झटका दे दिया कल रातों रात कि लोगों को अब बहुत यकीन नहीं हो रहा है कि मार्केट में मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बताइए प्रथमेश जी, करंट रेट पर बिल्कुल ताज़ा भाव पर गोल्ड में क्या करें?
आई थिंक अगर आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो सेल करना चाहिए 47,270, जिस 47,270 अच्छा एंट्री पॉइंट है। 47,530 स्टॉप है, नीचे में टारगेट 46,850 है। अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं ट्रेड न करें आज के लिए, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है इस काउंटर में, और ये ट्रेड जो है खाली स्पेसिफिकली आज के लिए। ओके, अगला सवाल है आनंद का, उज्जैन से हैं हमारे साथ। पूछिए आनंद जी। सर जय श्री माता। भाई साहब, सोयाबीन के बारे में सवाल पूछना था। ये क्या जी। नया सोयाबीन 6,000 के ऊपर ही हाँ, बिके रहा, पूछिए। 6,000 के नीचे बिके रहा? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। अजय जी बताइए, आप तो सोयाबीन मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं, बताइए। अभी तो पुराना सोयाबीन ही लोगों को परेशान कर रहा है, अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। जब तेज़ी थी तो तेज़ी को लेकर सवाल, अब दाम गिर रहे हैं तो इसमें लोगों को दिक्कत। तो बताइए कि नया सोयाबीन जब आएगा, हालांकि अभी तो उसकी सोइंग ही शुरू हो रही है, तो किस भाव पर बिकेगा? हालांकि ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मतलब शायद ही किसी के पास हो, फिर भी क्या अंदाजा है आपका? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, देखो फंडामेंटल और टेक्निकल ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लूज ढूंढता है कि कहाँ प्राइजेस जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस बार हमने पहले भी कहा था कि 7,200 के ऊपर प्राइस फिजिबल नहीं है, उसके बाद हमने जंप के बाद फॉल भी देखा है, बट इस बार अटकलें लगाई जा रही है कि 10 से 12% की स्विंग बढ़ सकती है। तो अगर स्विंग बढ़ती है, डिमांड में एज ऑफ नाउ इतना कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं, पॉलिट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड जो है वो हायर प्राइस की वजह से थोड़ी कमी है, तो आई थिंक 6,000 के नीचे जाना चाहिए एक बार। प्राइजेस डिपेंड करेगा ये ऑयल प्राइजेस के ऊपर, कि जिस ढंग से बायोफ्यूल के ऊपर दुनिया भर की आंखें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऑयल तेज होगा तो बात अलग है। अदरवाइज सोइंग को देखते हुए लगता है कि एक बार प्राइजेस 5800 5850 तक का भी लेवल सोयाबीन दिखा सकता है। तो आई थिंक एक बार वीकनेस रहेगा, क्योंकि सोइंग बढ़ रही है और डिमांड एज ऑफ नाउ कोई बड़ा शूटअप नहीं कर रहा है। देखिए, कमोडिटी मार्केट के साथ एक दिक्कत तो होती है कि जब किसी कमोडिटी के दाम कमोडिटी के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, तो अगली बार उसकी इतनी खेती हो जाती है कि फिर उसके दाम इतने गिर जाते हैं कि फिर उसके बाद कोई खेती करने की हिम्मत नहीं करता है। दालों में कई बार ऐसा हुआ है, देखते हैं। हालांकि किसानों को अच्छा भाव मिलते रहे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, देखते हैं आगे क्या प्राइस रहता है। और जी बिजनेस NCDEX की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और कमोडिटी वायदा में ट्रेडिंग में दिलचस्पी तो काफ़ी लोगों की होती है, लेकिन कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम की वजह से लोग इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर वायदा बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स को हेजिंग टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ़ायदा कई गुना बढ़ सकता है। तो आज कमोडिटी की क्लास में हम बात करने वाले हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके कारोबार को मजबूती दी जा सकती है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
चलिए, और इस पर हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक खास मेहमान हैं, एसएमसी इन्वेस्टमेंट्स के सीएमडी डीके अग्रवाल साहब। डीके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रिस्क मैनेजमेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप रूबरू नहीं होते होंगे अपने दैनिक कामकाज में भी, या जो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो मतलब आप इंश्योरेंस वर्ड से अगर आप फैमिलियर हैं तो आप ये समझिए कि रिस्क मैनेजमेंट वही है। तो हम हर कोई अपने लाइफ में अलग अलग तरह से अपने रिस्क को मैनेज करता है, तो वही बात कारोबार पर भी लागू होता है। तो मेरा पहला सवाल डीके जी आपसे ये होगा कि कमोडिटी मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट खास करके एग्री मार्केट में कितना ज़रूरी है, और जब बात फूड और एग्री बिजनेस की हो, और हमने लॉकडाउन में भी देखा है कि रिस्क मैनेजमेंट जिन लोगों ने किया वो किस तरह से बचे, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए क्या जोखिम सामने आए, तो इसको आप कितना ज़रूरी मानते हैं? देखिए, बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी रिस्क होती है कि जो आपके इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट है, या जो आपकी इवन जो फिनिश्ड कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव हो जाए तो आपका जो बॉटम लाइन है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो सकती है। और हमने देखा है कि एग्रीकल्चर, खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा इन दिनों में हमें देखने में आए हैं, पर्टिकुलरली जियो पॉलिटिक्स की वजह से भी, इवन मौसम, क्योंकि एग्रीकल्चर मौसम पे भी काफ़ी डिपेंडेंट है। खासकर इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहती है। तो इंडिया के अंदर जो सप्लाई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो काफ़ी कुछ मौसम के ऊपर भी डिपेंड करती है। और कई बार हमने देखा है कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन भी आती है। तो उन सब की वजह से एग्रीकल्चर कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। और यही नहीं, इवन जो कमोडिटीज़ बाहर से आती है या इंडिया के अंदर जिसका प्रोडक्शन कम है, जो बाहर से इंपोर्ट होती है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ क्या रहती है, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस होते हैं। और इन दिनों हमने देखा कि ट्रेड वॉर भी हुआ था, और उसकी वजह से भी काफ़ी प्राइसेस के अंदर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के। तो कहीं ना कहीं इस रिस्क को मिटिगेट करना बहुत जरूरी है बिजनेस की वाइबिलिटी के लिए, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस के कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए। और शेयर होल्डर्स के प्रति भी आपकी एक जिम्मेवारी होती है कि जो एक जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन प्राइसेस को आप अगर कोई स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उसको कंट्रोल करें। ऐसी एक जिम्मेवारी शेयर होल्डर्स के प्रति भी आपकी होती है। तो आई थिंक एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर जो एक प्राइसेस के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो उसको अगर हम रोक लें, उसको अगर हम किसी स्ट्रैटेजी के तहत, हेजिंग के तहत अगर हम उस प्राइस को लो कर लें जिससे कि हमारा बिजनेस की वायबिलिटी अफेक्ट ना हो, तो ये स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। राइट। तो ये आपने कहा कि कीमतों में उतार चढ़ाव को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा और मतलब ठीक तरीके से आपसे समझना चाहता हूँ डीके जी, कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के जरिए प्राइस जो उतार चढ़ाव कीमतों में होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके क्या तरीके हैं, क्या फार्मूला है प्राइस मैनेज करने का, उतार चढ़ाव का? देखिए, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं इसमें कमोडिटी फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है। जो कमोडिटी स्पॉट में ट्रेड होती है उसका एक पर्टिकुलर डेट का एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल होता है, और ऐसे ही आगे के कई महीनों के कॉन्ट्रैक्ट आपके पास उसकी ट्रेडिंग होती है कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर। अगर आपका, मान लीजिए मैं बात करता हूँ फार्मर्स की, अगर फार्मर्स को जैसे आज चने की क्रॉप मान लीजिए उसका सोइंग का सीजन मान लीजिए है, और उसको ये देखना है कि मैं चना अगर ग्रो करता हूँ तो मेरा चना जब मेरी फसल आएगी उस समय चने का क्या रेट होगा, ये एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको सामने उसको रेट नजर आते हैं कि जो 4 महीने बाद का चना है वो किस रेट पे ट्रेड हो रहा है। मान लीजिए 5,000 रुपए के ऊपर चने का ट्रेडिंग हो रही है। अगर 4 महीने का या 5 महीने का जो फ्यूचर है 5,000 रुपए में बिक रहा है और फार्मर की कॉस्ट मान लीजिए 3,000 रुपए पड़ती है, तो फार्मर के लिए एक बहुत अच्छी प्रपोजिशन है कि वो इसकी सोइंग करे और अपने प्राइसेस को आगे की जब उसका हार्वेस्टिंग सीजन आएगा उस महीने में उस प्राइस को लॉक कर ले। वो कई तरीके लॉक करने के, आप फ्यूचर को बेच सकते हैं। इसी तरह से ऑप्शंस के ट्रेड भी ट्रेड होती है। चने की जो ऑप्शंस हैं, अगर मान लीजिए वो ऑप्शंस आप खरीद लेते हैं, पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, तो आपके पास एक राइट आ जाता है उसको
जिस स्ट्राइक प्राइस की आपने ऑप्शन खरीदी है, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन आपने खरीद ली, तो आपके पास 5,000 रुपए में जून के महीने के अंदर का बेचने का राइट आपको मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आज 3,000 रुपए की आपको कॉस्ट पड़ रही है, 4-5 महीने बाद आपका 5,000 रुपए में चना बिक जाएगा, ये राइट आपके पास है। कल को प्राइसेस कम आ जाते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपका 5,000 रुपए के ऊपर चना बिक जाएगा, ये अश्योरेंस आपको मिल रही है। तो इससे आपका प्राइस लो हो जाता है और एक आप बड़ा कंफर्टेबली इस चने की क्रॉप को उगा सकते हैं और आप अपनी यील्ड को बढ़ाने में अपना टाइम डिवोट करें। आपको प्राइस की कोई चिंता नहीं है, कल को प्राइस कम आएगा तब भी आपको चिंता नहीं है। और अगर आपने ऑप्शन के थ्रू हेज किया है और मान लीजिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपकी डाउन साइड आपकी प्रोटेक्टेड है और अप साइड आपकी अनलिमिटेड है। आप अपनी ऑप्शंस की प्राइसेस जो आपने ऑप्शन खरीदी है उसको आप फोरगो कर दीजिएगा और आपका अगर प्राइस 6,000 रुपए हो गया तो आप 6,000 रुपए में अपना स्पोर्ट के अंदर वो चना बेच दीजिएगा। तो ये जो 2-3 तरीके हैं फ्यूचर के थ्रू इसको हैश करने का, ऑप्शन के थ्रू हैश करने का, जो कि एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया टूल हमारे पास अवेलेबल है जिसका कि फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स यूज कर। यस यस यस, ये आपने बहुत ही डिटेल में समझाया कि क्यों आपके लिए फायदेमंद है एग्री का फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन का मार्केट। और इसलिए भी ज़रूरी है, बहुत सही बात डीके जी ने कही कि एग्री का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत सारी खबरें होती हैं, पॉलिसी वाली खबरें, मानसून, उसका इम्पैक्ट दिखता है, लिहाजा आपको इस जोखिम से बचना है। बहुत शुक्रिया डीके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।